अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 22 जून है 2025 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन तीन चीज़ों पे पीआईए, कैपको और इसराइल ईरान के क्राइसिस से क्या इम्पैक्ट होगा, इस चीज़ को इंशाल्लाह कवर करेंगे। काफ़ी टाइम बाद प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। इसकी वजह ये थी कि मार्केट में कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं थी जिसमें जिसमें मैं समझो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही हो किसी पर्टिकुलर शेयर में। और खासतौर में जब लॉन्ग टर्म के शेयर्स टारगेट करता हूँ तो मुझे इसलिए भी कोई इंटरेस्ट नहीं था फिलहाल पेनी स्टॉक्स में। अगर कोई अपॉर्चुनिटी थी तो उस पर बनाने में। तो आज की प्रेजेंटेशन खास तौर पे इन तीन शेयर्स के हवाले से, दो शेयर्स के पीआईए कैपको के हवाले से और तीसरा ईरान की वॉर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान मार्केट पर, ग्लोबल मार्केट पर। सबसे पहले पीआई की बात करें। पीआई के बारे में काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, स्पेशली कि इसको बिक रहा है। तो एक थोड़ा सा पीआई का थोड़ा बैकअप बताऊं। पिछले साल पूरे साल गवर्नमेंट ने बड़ा पुश किया था कि पीआईए सेल कर दे। और सेल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पीआईए को दो कंपनी में डिवाइड किया और पहली दूसरी कंपनी में तमाम लोन्स और जो मसले मसाले उधर रखे और पीआईए होल्डिंग कंपनी इसको उसमें सिर्फ और सिर्फ पीआई के ऑपरेशन रखे। इससे होगा ये कि कोई भी बाय कर रहा होगा, पोटेंशियल बाय, वो सिर्फ ऑपरेशन रिलेटेड कंपनी को बाय करेगा जो प्रॉफिट मेकिंग है। और जितने कंसर्न्स और मसले वाला हिस्सा है वो उसको अलग कर दिया, एक अलग कंपनी बना दी। तो इससे होगा ये, जब पीआईए जब साफ सुथरी कंपनी नजर आएगी तो पोटेंशियल बायर इजीली बाय करने के लिए करेगा और आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही ये सब हो गया तो इस साल गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि मैंने आपको शायद पिछले इस साल के स्टार्ट में वीडियो में कुछ वीडियो में भी बताया था कि सबसे ज़्यादा मेन अचीवमेंट पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट के लिए ये होगी कि पीआईए को प्राइवेटाइज कर दे, किसी को सेल ऑफ कर दे। तो इसके इसके बाद जैसे ही कोई कंपनी को सेल ऑफ करने जाते हैं या इसकी बात होती है तो तभी एक कंपनी की रियल वैल्यू पाकिस्तान मार्केट में निकलती है। अदरवाइज तमाम शेयर्स एक बड़े अंडर वैल्यू पे ऑपरेट कर रहे होते हैं और जब बिकती है तब वैल्यू निकलती है, जिसकी बेस्ट मिसाल पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स है। और बहुत सी कंपनीज होगी जो मेरे माइंड में फिलहाल नहीं आ रही, लेकिन बहुत सी कंपनी जो बिकने वाली होती है तब देखो उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ती है और उसके हिसाब से लोग उसमें बाय करते हैं और फिर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, उसको प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाते हैं। तो पीआई होल्डिंग का भी यही हिसाब किताब है। काफ़ी टाइम से तकरीबन 17 17 18 पे चल रही थी, फिर सडनली हुआ इस तरह से कि 22 24 पे पहुंच गई। तो मैं समझता हूँ कि इस कंपनी में स्टिल पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। मतलब आगे बढ़ने से मुराद इसलिए पोटेंशियल है, पहली तो बात तो ये कि जब बिकने जा रही है तो इसकी ट्रू वैल्यू डिटरमाइन होगी, जो कि 22 नहीं है, इससे ज़्यादा है। जब 22 नहीं, इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसकी शेयर की प्राइस भी इसी तरह से ऊपर उठ जाएगी। अभी करंटली तकरीबन 4 या 5 लोगों ने पीआई को अक्वायर करने की बात कर रहे हैं। देख लेते हैं। हाँ, देखिए जैसे ही पीआई लिस्ट हुआ फॉर बाइंग के लिए, तो तकरीबन 4 या 5 कंपनीज पीआई को बाय करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो करी, जिसमें बड़े बड़े नाम भी, एयरब्लू भी है और फिर इसके अलावा फौजी फाउंडेशन भी है जो इंटरेस्टेड है एफएफसी के अंडर, एफएफसी के बाय कर ले इस नेशनल फ्लैग एयरलाइन को। तो जब इस तरह की न्यूज़ आ रही है ना तो इसकी वैल्यू में डेफिनेटली एक अपसाइड आएगा, उसमें एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि इसमें बाय करें और रुकें जब तक ये सेल कंप्लीट नहीं होती। लेकिन एक चीज़ लाजमी आप याद रखें, अगर आपने इस इंटेंशन से बाय कर रहे हैं कि इसकी सेल पे आप एग्जिट कर जाएंगे, तो एक माइंड में बात रखना कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फौरन नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट की एयरलाइन है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस बड़े कॉम्प्लेक्स होंगे और बहुत लॉन्ग लंबे टाइम ले जाएंगे। तो ये चीज़ को माइंड में रखना। बाकी तो कंपनी वाइज वेरी गुड टू इन्वेस्ट इन फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर कोई इस तरह की कंपनीज को बाय कर ले, खास तौर पर जैसे फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, तो मैं समझता हूँ इस तरह की कंपनी बहुत आगे तक लेके जा सकती है क्योंकि मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है। एक चीज़। दूसरा मेरा कैप्को के हवाले से था और तीसरा इसराइल ईरान। अच्छा, पहले मैं इसराइल ईरान के हवाले से कवर करता हूँ और बताता हूँ क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान मार्केट पे। अच्छा, इसराइल और ईरान के, सबसे पहली बात तो है, ईरान और इसराइल से ना पाकिस्तान कुछ डायरेक्टली लेता है ना देता है। ईरान तो इंटरनेशनल मार्केट को कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकता कि वहाँ से कोई सप्लाई नहीं होती, ना तो कुछ इम्पोर्ट करता है ना एक्सपोर्ट करता है। तो ईरान से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी लड़ाई की वजह से जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई तो इसकी वजह से मार्केट पर ज़रूर प्रेशर पड़ेगा। बहुत चांसेस इस तरह से भी है और मैं काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ा था कि ईरान अगर ईरान एक ऐसा हिस्सा शेयर करता है और कंट्रोल करता है जिसको अगर ब्लॉक करे तो दुनिया की ऑयल सप्लाई का 10 to 15% ब्लॉक कर सकता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का।
ये लाइन जैसे अगर आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रही है, ईरान का बॉर्डर है। और ईरान का एक इसके ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस। तो ये अगर ईरान ब्लॉक कर दे तो यहाँ से जो तेल सप्लाई होता है सऊदी से और यूएई से कतर से गैस सप्लाई होती है वो तमाम इसी यहाँ से स्टार्ट होती है। और यहाँ से स्टार्ट होकर पूरी इंटरनेट ग्लोबली सप्लाई होती है। अगर ये हिस्सा ब्लॉक कर दिया ना तो तमाम मिडिल ईस्ट जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना तो वो इम्पैक्ट करेगा। प्लस सिर्फ ऑयल की एक्सपोर्ट नहीं करता, इसके अलावा गाड़ियों को भी आना और जाना होता है, तो इसको भी बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जनरल आइटम्स भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते हैं तो वो भी बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। जब इस तरह के अगर थ्रेट दे रहा है ईरान कि करेगा, या बहुत सारे एनालिस्ट कहने के कर सकता है ईरान, अगर करेगा तो ग्लोबल मार्केट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी इसकी ऑयल की प्राइस। और ऑयल की प्राइस डेफिनेटली शूट करेगी ऊपर की साइड पे। ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी तो आप समझ सकते हैं हमारे ऑयल के जितने भी शेयर्स हैं वो ऊपर जाएंगे। प्लस मार्केट में एक 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 अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ऑयल की प्राइस मजबूत होगी, बाकी शेयर्स कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये चीज़ माइंड में रखना। तीसरा, इसके अलावा हम उस पर जाते हैं तीसरा टॉपिक कैपको के हवाले से। तीसरा टॉपिक कैपको है। कैपको के हवाले से हम जाएं तो कैपको की पहले प्राइस देखते हैं, कैपको क्या किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 32.5, 32.5 पे शायद ट्रेड कर रहा था फ्राइडे को। 32.73 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, कैपको के हवाले से बात करें, कैपको के अगर मैं आपको याद है ना 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गए, या अच्छा 3 साल से ऊपर हो गए, सॉरी। कैपको का जो पावर एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है और इसके बाद कैपको नेगोशिएट कर रहा था नेपरा से कि अप्रूवल मिल जाए, और फिर नहीं मिला। और फिर इसके बाद ये हुआ, कैपको ने बोला पे एंड टेक बेसिस पे ले लें सर्टेन लिमिटेड क्वांटिटी। तो उस पर भी कॉम्प्लिकेशंस थी और इवेंचुअली एट द एंड वो अप्रूव हो गया कि पे एंड टेक बेसिस पे। और उसके बारे में सर्कुलर भी आया कि केपको को अप्रूवल मिल चुकी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है। ये सर्कुलर मेरे ख्याल में 4 जून को आया, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी। तो स्टिल कैपको के मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मेन ऑपरेशन से थोड़ा सा चांसेस फिलहाल कम नज़र आते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़े इन अ शॉर्टर टर्म, लॉन्गर टर्म में बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा। एक चीज़। दूसरी चीज़, कैपको अब क्या करे जब इसके बाद 40 पे अगर इसके अकाउंट्स में खोलूं। कैपको के लेटेस्ट अकाउंट्स में देखे तो इस पे तकरीबन 41 और ये डेढ़ तकरीबन 43-44 अरब का इसके पास कैश पड़ा हुआ है। तो अब उस कैश को ये कहीं कहीं इन्वेस्ट करता है, कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, कभी इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है, और कहीं सुकूक में इन्वेस्ट करता है, कभी सुकूक में इन्वेस्ट करता है। रिसेंटली जो इसकी एक्सपोजर है वो म्यूचुअल फंड्स में, और इससे इससे कमाता है और इससे खाता है फिलहाल। तो ये जो कैश है ना, एज ए कंपनी को म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट एक्सपोजर लेने के बजाय ना कोई एक पोटेंशली एक कोई एक इंडिविजुअल किसी कंपनी को टारगेट करना चाहिए और उसके उसकी बेसिस पे उसको अपनी सब्सिडरी बना के आगे बढ़ना चाहिए, जो कि फिलहाल अब तक दिखा नहीं। लेकिन रिसेंटली मैं न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें आया था कि फौजी फाउंडेशन और कैपकॉम मिल के अटॉक्स सीमेंट को लेने की कोशिश करिए, और इसको जैसे अप्रूवल वगैरह हो जाएगा तो ले लेगी। जब ले लेगी तो हो सकता है अटॉक्सीमेंट वैसे अच्छी कंपनी, तो अगर ले लेगी तो ये कैपको के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इस एक्विजिशन जैसे हो जाए तो उस वक्त कैपको एक अच्छी प्राइस हमें दे सकती है। फिलहाल इस पे कोई इस तरह की अपडेट नहीं है, अंडर ऑफर है। तो जैसे ही ऑफर कंप्लीट होगी तो हमें पता चलेगा। फिलहाल अगर इसकी प्राइस देखें 32 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंगली कैपको की प्राइस रिसेंटली हम देखें, ये एक ही चैनल में घूम रहा है, 27 से लेके 32 पे घूम रहा है। मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज में और एक अच्छा मूव ऊपर की साइड पे दिखा सकता है, तो इसको आप अपने रडार में रखें। और फिर होपफुली अगर इसकी इसकी टेक एंड पे वाला तो अप्रूव हो चुका है, उसकी वजह से कोई थोड़ा सा पॉजिटिव इन्फ्लो आएगा। प्लस अगर कोई कंपनी एक्वायर कर लेती है एसीपीएल जैसे हो गया टॉक्स, तो मैं समझता हूँ लॉन्गर टर्म में इसमें एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ सकती है। आई थिंक दैट्स इट। बाकी विद ओवरऑल ईरान इसराइल का क्राइसिस है ना, तो इसकी बेसिस पे ऑयल प्राइसेस बहुत इम्पैक्ट करेंगी। तो मैं समझता हूँ ऑयल प्राइसेस वाले शेयर्स को टारगेट करना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं आजकल देख रहा था मार्केट में बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप हो गए या पेनी स्टॉक पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को फोकस था कि इससे पैसा बनाए। आई थिंक इस तरह के क्राइसिस आती है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन आती है जिसमें पाकिस्तान की मार्केट पॉजिटिव ही है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और सबसे ज़्यादा हिट जो करता है वो पेनी स्टॉक ही करता है। तो आई थिंक इससे थोड़ा केयरफुल रहें।
और इसी इसी सिचुएशन से मैं समझता हूँ फ़ायदा भी उठाना चाहिए जब वो अच्छे स्टॉक को बहुत बॉटम पे मिले। मैं देख रहा था होंडा कार, एक मुझे लगा कि अच्छी डिप पे चला गया मजीद, तो उस पर आप एक टॉप अप कर सकते हैं या एवरेज आउट कर सकते हैं अपने स्टॉक को। अच्छे अच्छे स्टॉक को टारगेट करें, इंशाल्लाह विल गिव यू बेनिफिट, खासतौर पे ऑयल रिलेटेड स्टॉक। वैसे थैंक यू सो मच, कोई चीज़ मिस आउट की तो मैं बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।